आज हम शी जिनपिंग के खतरनाक इरादों की चर्चा करेंगे। चीन की सत्ता पर शी जिनपिंग के निरंकुश कब्जे ने उन सभी देशों, संगठनों और समाज के लिए खतरा पैदा कर दिया है जो पहले से ही चीन से त्रस्त हैं। हमने देखा है कि किस तरह चीन ने वाशिंगटन के साथ भी अपने तनाव को बढ़ा दिया था ताइवान के मुद्दे पर। जब यूएस की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ताइवान के टैपी शहर की विजिट की थी, तब बीजिंग ने एक खतरनाक मिलिट्री एक्सरसाइज किया था और ये सिर्फ ये दिखाने के लिए था कि वो ताइवान को ब्लॉकेड ही नहीं कर सकता, बल्कि वाशिंगटन अगर उसकी सुरक्षा के लिए आ जाए तो वो उसका भी सामना कर सकता है। अमेरिका भी चीन को सिर्फ भारत या अपने लिए नहीं, पूरे ग्लोबल ऑर्डर के लिए खतरा मानता है और इस समय चीन रूस के साथ जिस तरह एक अलाइनमेंट बना रहा है, उससे बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी परेशान है। चीन में आखिर वही हुआ जिसकी आशंका और अनुमान लगाए जा रहे थे। पिछले दिनों चीनी कम्युनिस्ट पार्टी यानी सीसीपी की 20वीं कांग्रेस अधिवेशन में पहले की स्थापित परंपरा को तोड़ते हुए अभी के वर्तमान राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लगातार तीसरी बार 5 साल के लिए चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव जनरल सेक्रेटरी घोषित किया गया। ये चीनी शासन व्यवस्था में सबसे बड़े शासक का पद है। उसी दिन उन्हें सेंट्रल मिलिट्री कमीशन का भी प्रधान घोषित कर दिया गया और चीन में ये प्रधान सेनापति का पद है जिसके आदेश और इशारों पर चीन का पूरा सैन्य और सुरक्षा तंत्र चलता है। इन 2 पदों के अलावा शी पहले से ही राष्ट्रपति के पद पर कायम है। उनका कार्यकाल अभी 1 साल और शेष है। इसके साथ ही यह स्पष्ट हो गया कि शी का अपने पार्टी की साझा नेतृत्व वाली परंपरा को फिर से स्थापित करने का कोई इरादा नहीं है। वो अपने तानाशाही को और भी ज़्यादा धार देते हुए चीन को निरंतर आक्रामक रास्ते पर ले जाएंगे। ये जो अधिवेशन हुआ उसके पहले दिन ही करीब 2 घंटे के भाषण में आक्रामक भाषा का प्रयोग किया उन्होंने। उनके इरादे इसका स्पष्ट संकेत दे रहे थे। इसके बाद भी किसी को कोई गलतफहमी रह गई होगी तो उन्होंने अगले दिन अधिवेशन के समाप्ति के बाद 23 अक्टूबर को सरकार की सर्वशक्तिमान टीम यानी पार्टी की पोलित ब्यूरो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की सबसे सर्वशक्तिशाली ये होती है पोलित ब्यूरो, और इसके जो अस्थाई समिति हैं उसके नए सदस्यों के नाम की घोषणा की और उससे यह स्पष्ट कर दिया कि वो किस तरह से निरंकुश होते जा रहे हैं। पार्टी के मुखिया और सैन्य प्रमुख संबंधी पदों की घोषणा के बाद वो शी बीजिंग स्थित ग्रेट हॉल के मंच पर आए तो वहाँ उपस्थित जो पार्टी के प्रतिनिधि थे और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया थी, उसने पाया कि पूरी की पूरी जो मंडली थी वो शी के चहेतों से भरी हुई है। यानी वहाँ उन लोगों को जरा भी जगह नहीं दी गई थी जिससे शी को ये एहसास होता था कि वो उनके विरोधी हैं या वो उनके लिए समस्या पैदा कर सकते हैं, उनसे असहमति रखते हैं। यहाँ तक कि एक दिन पहले तक शी की सरकार में प्रधानमंत्री रहे ली केचियांग भी इस मंडली से गायब थे। अधिवेशन समाप्ति के अंतिम दिन अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और सांसदों की उपस्थिति में शी के बगल में बैठे पूर्व राष्ट्रपति हू जिनताओ को जिस अपमानजनक तरीके से बाहर किया गया, उसने भी स्पष्ट कर दिया कि अब चीन की राज सत्ता में शी की नापसंद वाले किसी भी नेता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन पर नज़र रखने वाले विशेषज्ञों ने ये नोट किया कि जिस तरह से हू जिनताओ को अपमानजनक तरीके से बाहर निकाले जाने के ठीक पहले सारे विदेशी मीडिया वालों को सभागार में बुला लिया गया था, वो इसलिए था कि उनका जो अपमान हो रहा है वो सबके कैमरों में कैद हो जाए, रिकॉर्ड हो जाए और पूरी दुनिया को एक संदेश जाए कि चीन पर शी का एक छत्र राज कायम हो चुका है। अधिवेशन में पहली बार ऐसा हुआ कि अस्थाई समिति के नामों की घोषणा के साथ ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि शी का तीसरा कार्यकाल समाप्त होने के बाद अगला नेता कौन होगा। ये कदम इसीलिए उठाया गया
ताकि समय आने पर शी को आजीवन चीन का सर्वोच्च नेता घोषित किया जा सके। चीनी सत्ता पर शी जिनपिंग के इस निरंकुश कब्जे ने उन देशों, संगठनों और समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा कर दिया है जो पहले से ही चीन से त्रस्त हैं और शी की तानाशाही और आक्रामक मानसिकता, विस्तारवादी नीति के कारण आतंकित हैं। इनमें एक और चीन के उपनिवेशवादी कब्जे से त्रस्त तिब्बत, पूर्वी तुर्किस्तान, दक्षिण मंगोलिया और हांगकांग प्रमुख हैं, जो चीन के अमानवीय अत्याचारों के कारण बहुत अरसे से सांस्कृतिक नरसंहार का दंश झेल रहे हैं। दूसरा वर्ग भारत, ताइवान, जापान, दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनेई और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का है, जो चीन द्वारा उनकी भूमि हड़पने की धमकियों से परेशान है। अपने शुरुआती भाषण से ही शी ने प्रकट कर दिया था कि उनका एजेंडा चीन को दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक सैन्य शक्ति बनाना है, जो विश्व व्यवस्था की दशा और दिशा तय करने में प्रभावी भूमिका निभाएगी। उन्होंने ताइवान के स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करने और उसे चीन में मिलाने के अपने इरादे को न केवल मजबूती से दोहराया, बल्कि जरूरत पड़ने पर इसके लिए सैन्य कदम उठाने के संकेत दिए। शी ने चीनी सेना के विकास को चीन के सेंट्रल इंटरेस्ट और वहाँ की नेशनल सिक्योरिटी की चर्चा करके परोक्ष रूप से भारत को ये चेतावनी दी कि उसके साथ सीमा विवाद के मामले में उनका जो रुख रहेगा वो काफ़ी आक्रामक रहने वाला है। अब भारत के जो प्रेक्षक हैं, जो ऑब्जर्वर हैं, वो इस बात से चिंतित हैं कि चीनी कांग्रेस की शुरुआत में गलवान घाटी की झड़प की फिल्म दिखाकर उसमें घायल एक चीनी सैनिक कमांडर को प्रमुखता देकर और चीन सरकार के सेंट्रल मिलिट्री कमीशन में भारतीय सीमा से संबंधित 3 जनरल को पदोन्नति देकर शी ने यह संदेश दिया है कि भारत के साथ सैनिक तनाव उनकी वरीयता में है, उनके प्रेफरेंस में है। ये दर्शाता है कि शी के आक्रामक इरादों के 2 सबसे प्रमुख निशाने ताइवान और भारत है। ताइवान पर जबरन कब्जा जमाने पर चीन को समूचे दक्षिण चीन सागर में, साउथ चाइना सी में निरंकुश दादागिरी का मौका मिल जाएगा, जबकि भारत के प्रति हमलावर रुख अपनाएगा तो वो पूरी एशिया का बेताज बादशाह बनने का जो उसका सपना है वो पूरा हो जाएगा। पिछले 10 साल के शासन में शी जिनपिंग के आक्रामक व्यवहार को देखते हुए भारत के लिए यही रास्ता बचा है कि वो अपनी सेना को, अपनी आर्थिक शक्ति को बढ़ाए, अपने मिलिट्री का मॉडर्नाइजेशन तेजी से करे। इस राह में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन देशों के साथ गठजोड़ को प्राथमिकता दे जो भारत की भांति चीन की आक्रामकता से परेशान हैं। इसके लिए भारत को न केवल क्वाड जैसे संगठनों में सक्रियता बढ़ानी होगी, बल्कि तिब्बत, शिनजियांग और हांगकांग के मामलों में अपनी जो पुरानी वो दब्बू वाली नीति है उसको त्यागना होगा। और जैसा चीन का आक्रामक नीति है, अब डिफेंसिव रहने से नहीं होगा, थोड़ा ऑफेंसिव होना पड़ेगा। जैसे चीन ने कश्मीर और अरुणाचल के मामले में ऑफेंसिव नीतियां अपनाई हैं, अब वक्त आ गया है कि भारत भी वैसा ही कुछ करे। भारत वन चाइना नीति के छलावे से बाहर आए। भारत सरकार को आगे बढ़कर ताइवान के साथ उसी तरह की कूटनीति, आर्थिक और सैन्य संबंध बनाने की जरूरत है जैसे उसने इजराइल के साथ बनाए हैं। भारत सरकार को समझना होगा कि चीन की आक्रामकता के कारण भारत का भविष्य ताइवान की सुरक्षा के साथ बहुत गहराई से जुड़ गया है। ताइवान पर कब्जे के बाद चीन का अगला निशाना भारत होगा और ताइवान पर कब्जा कर चुके चीन के ये जो ईगो है, उसका जो आक्रामकता है उनकी, उसको झेल पाना भारत के लिए आसान नहीं होगा अगर भारत ने पहले से ही इसके लिए सारी तैयारियां नहीं कर ली।